बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और इसका लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक होगा आज का हमारा दिस सेल इन्वेलप द आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया। कि सेल के बाहर, किसी भी बैक्टीरिया के सेल के बाहर कितनी तरह के इन्वेलप मौजूद होते हैं, कितनी तरह की कवरिंग मौजूद होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बैक्टीरियल सेल के सेल इन्वेलप को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ द कलेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स एक्सटर्नल टू द सेल प्रोटोप्लाज्म। कि किसी भी बैक्टीरिया सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो उस प्रोटोप्लाज्म के बाहर जितनी भी कवरिंग होती हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किए होती हैं, उन तमाम को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सेल इन्वेलप का। तो तीन तरह की कवरिंग किसी भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। कैप्सूल हो सकता है, स्लाइम हो सकता है और सेल वाल हो सकता है। आइए अब हम इनको अलग-अलग जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो कैप्सूल और स्लाइम है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और जो सेल वाल हम पढ़ेंगे ये इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर हम कैप्सूल की बात करें तो इसकी कंपोजिशन दो चीज़ों से ये मिलकर बनता है। या तो ये रिपीटिंग पॉलीसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होगा कि बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तब ये कैप्सूल बनेगा, या ये प्रोटीन्स का बना होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन दोनों मिलकर ये कैप्सूल बना रहे हो। इसके अलावा इसकी निशानी यह है कि जिस बैक्टीरिया के सेल के बाहर सेल को सराउंड किया होता है, ये कैप्सूल की जो लेयर है वो टाइटली बाउंड होती है सेल के साथ, और ये थिकर होती है, यानी इसकी दीवार काफ़ी मोटी होती है, गमी नेचर की होती है। गमी नेचर मीन्स कि वो चिपकाहट जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है, जो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के साथ जो है वो स्टिक करने के लिए जो है वो आप कह लें कि हेल्प करती है। तो इसके बाद है गिव स्टिकी कैरेक्टर्स टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं जिनके बाहर की जो सरफेस है उसको कैप्सूल ने घेरा हुआ हो। तो वो जो कैप्सूल रखने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ये गमी नेचर का है, तो ये स्टिकी कैरेक्टर फ्रार्म करता है ताकि वो किसी भी सरफेस के साथ इजीली जो है वो स्टिक हो सके, जाके अटैच हो सके। इसके अलावा कैप्सूल जो है वो इन बैक्टीरिया को जिनके अंदर ये कैप्सूल मौजूद होता है इनको पैथोजेनेसिटी भी प्रोवाइड करता है। पैथोजेनेसिटी कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ जानदारों के अंदर बीमारी फैलाता है। तो ये जो बीमारी फैलाने की सलाहियत होती है इसको हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल मौजूद होगा उनके अंदर इस कैप्सूल की वजह से पैथोजेनेसिटी भी मौजूद होती है। इसके बाद ये था कैप्सूल के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं स्लाइम के हवाले से कि ये स्लाइम क्या चीज़ है। वो कहते हैं ये स्लाइम जो है ये भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर कवरिंग के तौर पर पाया जाता है, और ये लूज होता है। सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड द स्लाइम कैप्सूल। तो ये सॉल्युबल शील्ड है, यानी जिन बैक्टीरिया के बाहर मौजूद होगा, अगर इन बैक्टीरिया को किसी भी सोल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर रखा जाए तो ये इसकी जो शील्ड है, जो बाहर वाली कवरिंग है जिसको हम स्लाइम कैप्सूल का नाम देते हैं, ये ईजीली डिज़ोल्व हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं इट प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनेसिटी टू बैक्टीरिया। पैथोजेनेसिटी तो कैप्सूल भी प्रोवाइड करता था, लेकिन क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है और ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो आप कह लें उसका हिस्सा बन जाती है जब उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पैथोजेनेसिटी जो है वो काज करती है। उन बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा पैथोजेनेसिटी देखने को मिलती है जिनके अंदर आउटर कवरिंग जो है वो स्लाइम कैप्सूल की सूरत में मौजूद होती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिन बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम मौजूद होता है उनमें ये फेगोसाइटोसिस से भी उस बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करता है। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग का प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल किसी भी सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करता है। तो जिसके अंदर ये स्लाइम मौजूद होगा उसके अंदर ये फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो दूसरे सेल्स हैं वो इसको फेगोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो इनटेक नहीं करेंगे, इनगल्फ नहीं कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं सेल वाल के हवाले से कि ये सेल वाल क्या होती है। इट इज़ प्रेजेंट बेनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, कि जो सेल के बाहर वाली सब्सटेंसेस हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस हैं, जैसे सेल के बाहर कैप्सूल हो सकता है, सेल के आउटर कवरिंग में स्लाइम हो सकता है, ये उससे थोड़ी नीचे मौजूद होती है जिसको हम सेल वाल का नाम देते हैं। इट इज़ एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन है उससे बाहर और बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर की तरफ ये मौजूद होती है। इट हैज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी ठोस होता है और ये बैक्टीरिया सेल को जो है वो कोई ना कोई शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल को ओस्मोटिक लाइसिस से भी बचाती है। ओस्मोटिक लाइसिस कहते हैं कि जब भी किसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक हद से ज़्यादा पानी जो है वो भर जाता है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी भी सेल के अंदर अगर सेल वाल मौजूद नहीं होती तो वो ज़्यादा पानी के भर जाने की वजह से, ज़्यादा पानी इंटर हो जाने की वजह से उस सेल के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, उस सेल के लाइसिस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिस सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है तो ये अगर उस सेल के अंदर, उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा भी आ जाता है तो वो उस बैक्टीरिया का जो सेल है वो उस ज़्यादा पानी को भी बर्दाश्त कर सकता है, वो बर्स्ट नहीं होगा, उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, लाइसिस नहीं होगी। तो हम कहते हैं ये जो सेल वाल है ये ओस्मोटिक लाइसिस से भी बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये जो सेल वाल है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसको हम माइकोप्लाज्मास कहते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होती है। बाकी तमाम के तमाम जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये सेल वाल मौजूद होती है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम जो पॉइंट है इस सेल वाल के हवाले से, जिसकी बेस पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, उसको हम नाम देते हैं जी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उसने एक टेक्निक जो है वो मुतारिफ कराई थी जिस बेस पे इन बैक्टीरियाज को दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो रखा गया। यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के दौरान जो बैक्टीरिया का बिहेवियर था उस बिहेवियर की बेस पे जो है इन बैक्टीरिया की दो डिफरेंट ग्रुप बनाए गए। एक को हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये होता क्या है, वो कहते हैं ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अगर हम इनकी ग्राम स्टेनिंग करें तो ये स्टेन पर्पल स्टेन को अपने साथ रखना जो है वो पसंद करते हैं, और ये जो ग्राम नेगेटिव हैं ये पिंक स्टेन के साथ जो है वो स्टेन्ड हो जाते हैं, पिंक स्टेन को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये क्यों पर्पल स्टेन को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको CVI कम्प्लेक्स कहते हैं। ये कैसा प्रोसीजर है ये ग्राम स्टेनिंग का, किस तरीके से ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल स्टेन के साथ अपने आप को स्टेन्ड करते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो पिंक स्टेन्ड होते हैं, ये प्रोसेस जो है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग की, किस तरीके से ये ग्राम स्टेनिंग की जाती है और बिहेवियर को देखते हुए फिर बैक्टीरिया को दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राम स्टेनिंग का, ये आपकी बुक के अंदर इसको तफसील से नहीं लिखा हुआ है, तो जब तक आपको इसके पूरे प्रोसीजर की समझ नहीं आएगी तो आप वो जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की एक स्लाइड तैयार की जाती है और उस स्लाइड को एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जाता है जहाँ पे क्रिस्टल वायलेट कलर की डाई मौजूद होती है। तो तमाम के तमाम बैक्टीरिया जिनको इस सोल्यूशन में डाला गया, जिनके अंदर क्रिस्टल वायलेट की डाई थी,
या उस स्लाइड के ऊपर जो है वो पाइपेट के थ्रू ये क्रिस्टल वायलेट की डाई डाली जाती है, तो तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो इस डाई से स्टेन्ड हो जाते हैं। कि वो क्रिस्टल वायलेट जो डाई है ये पर्पल कलर की होती है, तो तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर के हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो स्टेन वहाँ पे लग जाती है। इसके बाद वो तमाम बैक्टीरिया जो पर्पल कलर के स्टेन से डाई हो चुके हैं और इनको ग्राम आयोडीन सोल्यूशन से गुजारा जाता है। अब आयोडीन का सोल्यूशन क्या करता है, ये जो क्रिस्टल वायलेट डाई हमने डाली थी इसको हम CV से भी शो करते हैं। अब यहाँ पे आयोडीन डाला है, इसको I से शो करते हैं, तो ये क्रिस्टल वायलेट वाली डाई और आयोडीन ये आपस में क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन का कम्प्लेक्स बनाएंगे, इसको हम CVI कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जब ये CVI कम्प्लेक्स बनाएंगी तो वो जो स्टेन इन बैक्टीरिया के ऊपर पर्पल कलर की हुई थी अब वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CVI कम्प्लेक्स। अब हम क्या करते हैं, हम डीकलराइजर डालते हैं अल्कोहल या एसीटोन की फॉर्म में। तो वो तमाम कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर जो डाई थी पर्पल कलर की वो उतर जाती है, वो डीकलराइज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके ऊपर वो स्टेन जो है वो रिटेन रहती है, वो मौजूद रहती है, वो डीकलराइजर डालने से भी वो उतरती नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक और स्टेन डालते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्टेन कहते हैं। ये जो पहले हम लोगों ने स्टेन इस्तेमाल की थी क्रिस्टल वायलेट की, क्योंकि ये पहले इस्तेमाल की गई है इस प्रोसेस में, तो इसको हम प्राइमरी स्टेन का नाम देते हैं। और बाद में ये जो सेफ्रानिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये इसको काउंटर स्ट्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जिन बैक्टीरिया के ऊपर वो जो स्ट्रेन थी वो उतर जाती है, ये काउंटर स्ट्रेन फिर उनके ऊपर जो है वो लग जाती है। तो ये सेफ्रानिन डालते हैं। सेफ्रानिन ये एक सेकेंडरी डाई है, क्योंकि दूसरी डाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो सेल जिनके ऊपर वो जो पहले डाली गई स्ट्रेन थी वो रिटेन रहती है, वो मौजूद रहती है, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जिन बैक्टीरिया के ऊपर वो पहले वाली जो स्ट्रेन थी जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेन कहते थे ये उतर जाती है, और वो बैक्टीरिया जिनसे वो प्राइमरी स्ट्रेन उतर जाती है वो इस सेकेंडरी स्ट्रेन को अपने ऊपर जो है वो स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये दो तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो सामने आते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के दौरान जब हम ये ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया का दो तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी स्टेन से प्राइमरी डाई से स्टेन हुए हों हम उनको नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो सेफ्रानिन वाली डाई से स्टेन हुए हों यानी सेकेंडरी डाई से, इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम देते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह की होती है। फिर हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किस तरह से होती है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया में मेजर लेयर्स की। ये सेल के बाहर मेजर लेयर कितनी होती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही लेयर होती है, यह अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है, यानी आपके लिए जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये रेड कलर की आपको ये पेप्टाइडोग्लाइकन की फॉर्म में ये एक ही लेयर नज़र आ रही है सेल वॉल की। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको दो आउटर लेयर नज़र आएंगी, एक रेड कलर में मैंने शो की हुई है, एक ये ब्लू कलर की लाइनिंग यहाँ पे मैंने लगाई है। तो इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर कवरिंग दो हैं, एक ये ब्लू कलर की और एक ये रेड कलर की आपको नज़र आ रही है। और इधर अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव में तो आउटर लेयर सिर्फ एक ही होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन 50% ड्राई वेट होता है, यानी 50% ऑफ ड्राई वेट इस की सेल वॉल का वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। और भी मालिक्यूल्स होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जैसे टिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड है और लिपिड्स हैं 1 to 4%। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये
जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी काफ़ी मोटी लेयर यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड और लिपिड्स वगैरह इसके अंदर कहीं कहीं पे जो है वो एम्बेडेड होते हैं। लेकिन अगर आप इधर बात करें इनके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो 10% ड्राई वेट होता है। यानी मैंने जो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं इधर पेप्टाइडोग्लाइकन वाली लेयर की थिकनेस ज़्यादा है। यहाँ पे देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन वाली जो थिकनेस है ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन 10% ड्राई वेट होता है और यहाँ पे 50% ड्राई वेट होती है। इसके अलावा भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर ये लिपिड्स हैं, तकरीबन 11 to 12% होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 20 to 80 नैनोमीटर की थिकनेस होती है इसके सेल वाल की। आप देख सकते हैं ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसमें आपको थिकनेस कम नज़र आ रही है। नेगेटिव के अंदर जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 8 to 11 नैनोमीटर थिकनेस होती है। इसके बाद हम बात करें अगर इसके आउटर मेम्ब्रेन की, तो इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर दिखने को नहीं मिलती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप बात करें तो ये आपको आउटर मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर के अंदर मैंने शो की है ये देखने को मिलती है। इसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इधर तमाम के तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है क्या। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के दरमियान, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो आपको छोटा सा वक्फा नज़र आ रहा है, छोटी सी जो स्पेस नज़र आ रही है, इसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर दिखने को मिलती है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हर बैक्टीरिया के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के दरमियान ये स्पेस, जिसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ये दिखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वाल की परमिएबिलिटी की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वाल की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ही कम दिखने को मिलती है। इसके अलावा भी हमने बात की कि सेल वाल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। इसका ये बनता किन चीज़ों से, दो चीज़ों से मिलकर बनता है जी। दो लॉन्ग चेन्स होती हैं ग्लाइकन की बनी हुई। ग्लाइकन एक पॉलीसेकेराइड है और इसके अंदर कुछ पेप्टाइड के फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपस में मिलकर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की फार्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा भी सेल वाल के अंदर 3-4 तरह के और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि इसी पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ लिंक्ड होते हैं, जिनमें शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, टिकोइक एसिड है, लिपोप्रोटीन्स हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसनट्रेशन तो थोड़ी होती है लेकिन वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ मौजूद होते हैं और सेल वाल की फार्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम पॉइंट MCQs के हिसाब से ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल वाल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया जो पहले से एंसेस्ट्रल जो बैक्टीरिया थे, प्राइमेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो सेल वाल है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, यू बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है। और आर्चियोबैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है? उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम MCQs के हवाले से पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वाल में क्या डिफरेंस है। ये था आज का हमारा लेक्चर सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।